आज मैं एक साईफाई एक्शन फिल्म द टुमारो वॉर के बारे में बताने वाला हूं, तो ध्यान दे, आगे स्पॉइलर है। फिल्म की शुरुआत दिसंबर 2022 में होती है, जब एक आदमी जिसका नाम डैन फॉस्टर है, एक लैब रिसर्चर की पोस्ट के लिए फोन इंटरव्यू दे रहा है। उसे उम्मीद है कि उसका मिलिट्री रिकॉर्ड, जो कि एक ग्रीन बेरेट है, और उसकी मौजूदा नौकरी, जो कि एक बायोलॉजी टीचर की है, उसे हायर होने में मदद करेगी। इसके बाद वह अपने घर में जाता है, जहां क्रिसमस पार्टी चल रही होती है, और अपनी बेटी म्यूरी को बुलाता है ताकि वो ग्रोसरी उठाने में उसकी मदद कर सके। स्टैन फोन कॉल खत्म करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि किसी और ने नौकरी ले ली है, शायद जॉन क्रिंस्की, वो बदतमीज। इससे वो बहुत निराश होता है, लेकिन वो अंदर जाकर अपनी बेटी के साथ टीवी पर क्यूआर वर्ल्ड कप देखने लगता है। फिर दोनों के बीच एमआर के भविष्य पर दिल की बात होती है, लेकिन टीवी पर कुछ अजीब होता है। खेल अचानक रोक दिया जाता है जब मैदान पर एक चमकती हुई धुंध और बिजली का बादल दिखाई देता है, और कई सशस्त्र सैनिक उसमें से बाहर आने लगते हैं। उनका नेतृत्व एक महिला कर रही होती है। लेफ्टिनेंट हार्ट सबको बताते हैं कि वो 2051 के करीब से आए हैं, जहां एक विदेशी प्रजाति, जिसे व्हाइट स्पाइक्स कहते हैं, ने धरती पर हमला कर दिया है, और ज्यादातर इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये सैनिक लोगों से कहते हैं कि वो उनके साथ भविष्य में चलें और अगले 12 महीनों में युद्ध में मदद करें। दुनिया भर के देशों ने जितने हो सके सैनिक भेजे, लेकिन भविष्य में अधिकारियों की मांग और बढ़ती गई। इनमें से सिर्फ एक चौथाई सैनिक ही जिंदा वापस आते हैं। जब प्रशिक्षित सैनिकों की कमी हो जाती है, तो सरकारें कार्रवाई शुरू कर देती है। एक दिन डैन एक बायोलॉजी की क्लास ले रहा होता है। जब उसे लगता है कि कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा, वो पढ़ाना बंद कर देता है और छात्रों से पूछता है कि वे किस विषय पर बात करना चाहते हैं। सिर्फ एक छात्र, जिसका नाम मार्टिन है और जो ज्वालामुखियों का दीवाना है, हाथ उठाता है। लेकिन इसी बातचीत में अचानक डैन के फोन पर एक संदेश आता है, जिसमें बताया जाता है कि उसे युद्ध में भर्ती किया गया है। बाद में वो अपने नजदीकी सैन्य कार्यालय जाता है इस खबर की पुष्टि करने के लिए। डैन को बताया जाता है कि उसे जाना है, 7 साल में मरने वाला है, इसलिए उसे भर्ती के लिए जरूरी मान लिया गया। दंग रह गए डैन ने उन पर सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन ऑफिस वाले बस वेग जवाब देते रहे। वो उसकी बात सुनने के बजाय उसके हाथ में एक डिवाइस लगा देते हैं। फिर उसे बताया जाता है कि ये डिवाइस उसे ट्रैक करेगा और भविष्य के युद्ध में मदद करेगा, और इसे तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक वो 2051 से वापस नहीं आता। उस शाम डैन अपनी पत्नी एमी से मिलता है और उसे सब बताता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि उन्हें सरकार से भाग जाना चाहिए, लेकिन डैन बताता है कि उसकी बाह पर लगा डिवाइस हर हरकत को ट्रैक करता है, इसलिए सरकार उन्हें कहीं भी ढूंढ लेगी। वे समय में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कोई और रास्ता नहीं बचा है। एमी सुझाव देती है कि डैन अपने बिछड़े हुए पिता जेम्स से मिले। वो बूढ़ा आदमी एक कुशल इंजीनियर है और सरकार पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वो अथॉरिटीज को अलर्ट नहीं करेगा। फिर ये पता चलता है कि डैन का पिता वियतनाम से लौटने के बाद परिवार छोड़ गया था, क्योंकि वो उस ट्रॉमा और हिंसा से निपट नहीं सका। इस अबैंडनो का अनुभव डैन पर गहरा असर छोड़ गया और उसके पिता के प्रति रिजेंटमेंट पैदा कर दी। कुछ घंटे बाद डैन मजबूरी में अपने पिता से एक हवाई जहाज के हैंगर में मिलता है, लेकिन उनकी बातचीत जल्दी ही बिगड़ जाती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में डैन वहां से बाहर निकल जाता है और अपने पिता को कहता है कि कभी भी मूरी को खत न भेजें। अब डैन के पास युद्ध में भर्ती होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। वो घर जाता है और अपनी बेटी को पिछवाड़े में खेलते हुए पाता है। वो झूठ बोलने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो एक ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन वो तुरंत समझ जाती है कि उसे सेना में भर्ती किया गया है। फिर डैन उसे वादा करता है कि वो वापस आएगा, और जाने से पहले उसे गले लगाता है। एक दिन बाद वो और बाकी नए लोग हथियारों और प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि जिंदा रहने के बेहतर मौके मिल सकें। डैन एक पर्यावरण वैज्ञानिक चार्ली और एक पूर्व नेवी सील डोरियन से मिलता है, जबकि ज्यादातर लोग भर्ती होने से बचना चाहते हैं। डोरियन के लिए ये तीसरी बार है जब वो युद्ध में जा रहा है। बाद में उन्हें बताया जाता है कि वे जो सफेद शिखर व्हाइट स्पाइक्स से लड़ रहे हैं, वे हर 6 दिन में गायब हो जाते हैं। बाकी जब नए भर्ती किए गए सैनिकों को भविष्य में भेजा जाता है,
तो उसी तरह से जो सैनिक अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं उन्हें भी अपने टाइमलाइन पर वापस भेजा जाता है। जब सफेद स्पाइक 6 दिनों तक हाइबरनेट करते हैं, उस शाम नए भर्ती किए गए सैनिक बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक अलार्म बज उठता है। 2051 के युवा सैनिक चिल्लाते हैं कि ये कोई ड्रिल नहीं है और लोग जल्दी जल्दी पोर्टल रूम की ओर दौड़ते हैं। डैन लेफ्टिनेंट हार्ट से पूछता है कि क्या हो रहा है और वो उसे गंभीर उत्तर देती है कि अपैरेंटली 2051 में आखिरी रिसर्च फैसिलिटी पर हमला हो रहा है। हमले का सामना करना पड़ा और अगर वो हार गए तो पूरी लड़ाई हार जाएंगे। कुछ मिनटों बाद वो पोर्टल रूम में जाते हैं जहां भविष्य का गेटवे चालू हो रहा है। लोग पोर्टल में खींचे जाने लगते हैं, लेकिन अचानक लैंडिंग लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स में गड़बड़ी हो जाती है। इसके चलते डैन और बाकी लोग आसमान में ऊंचाई पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उनमें से ज्यादातर अपनी मौत के मुंह में गिर जाते हैं। शुक्र है कि क्रिस प्रैट ने गारफील्ड का रोल निभाया है, इसलिए वो ऊंची गिरावट से बच सकता है। डैन, चार्ली और डोरियन एक गगनचुंबी इमारत के ऊपर एक स्विमिंग पूल में गिरते हैं। डैन जल्दी से बाहर निकल जाता है। पानी की जांच करके वो अपनी बंदूक चेक करता है, फिर छत के किनारे जाकर मियामी शहर को देखता है जो अब खंडहर में बदल चुका है। इसी दौरान सैन्य बल ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम जंप में क्या गलत हुआ। चीफ कमांड जीवित बचे लोगों से संपर्क करता है। डैन जवाब देता है और बताता है कि वो इलाके पर बमबारी करने जा रहे हैं क्योंकि चारों ओर बहुत सारे सफेद कांटे हैं। डैन को एक कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व भी करना होगा ताकि कुछ फंसे हुए वैज्ञानिकों को बचाया जा सके जो एक नजदीकी इमारत में है जो सफेद कांटों से घिरी हुई है। वो मिशन की पुष्टि करता है और तुरंत सभी को फिर से इकट्ठा करता है। छत पर बचे लोग थोड़ी देर बाद उस इमारत में पहुंचते हैं जहां वैज्ञानिकों का होना तय था। वे अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं और मुख्य कमांड उन्हें सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि सफेद कांटे एक मील दूर से खून की खुशबू ले सकते हैं। दुर्भाग्यवश वे जल्द ही वैज्ञानिकों की टीम देखते हैं जो सभी पहले से ही मर चुके हैं। मुख्य कमांड फिर सैनिकों को लैब से हार्ड ड्राइव और बायो सैंपल लाने का काम सौंपता है, लेकिन जब डैन सैंपल की वायल्स ढूंढता है तो उसे सूचित किया जाता है कि लड़ाकू विमान बमबारी के लिए भेजे जा रहे हैं। 6 मिनट में क्षेत्र में डैन और उसकी टीम जल्दी से बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और इमरजेंसी सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी ऊपर से कई सफेद नुकीले तीर उन पर अटैक करने लगते हैं। डैन एक को खुद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसे डोरियन की मदद मिलती है जो बताता है कि इन जीवों को सिर्फ उनकी गर्दन या पेट के कमजोर जगह पर ही मारा जा सकता है। उसे ये जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई जब वो समय में कूद गया था, जबकि एयर स्ट्राइक 3 मिनट दूर है। चीफ कमांड रेस्क्यू व्हीकल्स भेजता है टीम को लेने के लिए। सैनिक गहरी सांस लेते हैं। सैन्य की जीपों को देखकर राहत की सांस ली कि थोड़ी देर के लिए तो सुरक्षित है, लेकिन अचानक 3 सफेद स्पाइक वहां आ जाते हैं और गाड़ियों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। कई टीम के सदस्य खुद को बचाने की कोशिश करते हुए मारे जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद हवाई हमले की शुरुआत होती है और अब टीम में सिर्फ 7 लोग बचे हैं जो बमबारी वाले इलाके से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। 2 सिपाही खुद को बलिदान देते हैं ताकि सफेद स्पाइक्स को कुछ देर रोक सकें, जिससे बाकी 5 लोग बाहर निकलने में सफल होते हैं। एक दिन बाद डैन कैरिबियन के एक मिलिट्री बेस पर चार्ली के बगल में उठता है। जल्दी ही उनकी मुलाकात डोरियन से होती है, जिससे पता चलता है कि वे तीनों ही बचे हैं। फिर डैन डोरियन से पूछता है कि उसके गले में लटक रहा सफेद स्पाइक का पंजा क्या है। जाहिर है डोरियन को 6 महीने में कैंसर से मरना है। ये खबर उसे तब मिली जब उसे पहली बार ड्राफ्ट किया गया था। वो ये भी बताता है कि वो बार बार वापस आने का एक ही कारण है, वो अपनी शर्तों पर मरना चाहता है। फिर डैन को बात करने के लिए बुलाया जाता है। मुख्य कमान के सर पर उसे पूरी तरह से चौंका देने वाला ये कोई और नहीं बल्कि वयस्क कर्नल म्यूरी फॉरेस्टर है। उसकी बेटी बताती है कि उसने मिड से बायोटेक में पीएचडी की है, जिससे डैन बहुत गर्व महसूस करता है। लेकिन वो ये भी जोड़ती है कि उसे 2051 में इसीलिए नहीं लाया गया ताकि वो अपने पिता से मिल सके। असली वजह यह है कि वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ है, एक महत्वपूर्ण काम में, जब समय आएगा। म्यूरी बताने से इनकार करती है कि वो क्या है, लेकिन जोर देती है कि ये मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। वो उसे सुपर मारियो के रूप में कास्ट करने वाली है। इसके बाद ये दोनों एक मिलिट्री टेंट में जाते हैं
जहां मूरी बताती है कि उन्होंने एक ऐसा जहर खोज लिया है जो सिर्फ मेल व्हाइट स्पाइक्स को मारता है। अब वो डैन से मदद मांगती है ताकि वो एक फीमेल को पकड़ सके, ताकि वो जान सके कि ऐसा जहर कैसे बनाया जाए जो उन्हें मार सके। एक हेलीकॉप्टर में व्हाइट स्पाइक के घोंसले की तरफ जाते हुए मूरी बताती है कि ये जानवर एक दिन अचानक धरती पर आए। ये उत्तरी रूस से निकले और बाकी दुनिया में फैल गए, लेकिन किसी को भी उनके आने के कोई निशान, क्रैश साइट्स या सबूत नहीं मिले। फिर वो उससे पूछता है कि 2022 से 2051 के बीच उनके परिवार के साथ क्या हुआ, लेकिन मेरी कहती है कि इस बारे में बात करना बेहतर नहीं है। कुछ ही देर बाद वो एक नेस्ट में पहुंचते हैं जहां कई सैनिक एक फंसी हुई मादा व्हाइट स्पाइक को पिंजरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ नियंत्रण में लग रहा होता है जब तक कि बीस्ट अपने आप को छुड़ाकर उन पर हमला नहीं कर देती। डैन, जो हेलीकॉप्टर में है, एक झुंड में मर्दाना व्हाइट स्पाइक को नेस्ट की ओर आते हुए देखता है। वो और मुरी जल्दी से नीचे फिसलते हैं और मादा को पिंजरे में डालने में सफल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, पंजे में एक झुंड सफेद नुकीले लोग आते हैं, जिससे पिता और बेटी को एक मिलिट्री हमवी की तरफ भागना पड़ता है। वे गाड़ी में लगे भारी मशीन गन की मदद से रास्ता बनाते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक बीच पर पहुंचते हैं और सांस लेने के लिए रुकते हैं। एमराई बहुत परेशान है कि डैन ने खुद को खतरे में डाल दिया और कहती है कि उसे जिंदा रहना जरूरी है। फिर वो बताने लगती है कि 2020 के दशक में उनके परिवार के साथ क्या हुआ। जाहिर है, उस टाइमलाइन में डैन युद्ध से लौट आया था। 2051 में वो जिंदगी से निराश हो गया और अंत में उसने एमी से तलाक ले लिया और घर छोड़कर एक एकाकी की तरह रहने लगा। फिर मू की 16वीं जन्मदिन पर उसे एक ऐसा फोन आया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। डैन का एक्सीडेंट हो गया था। वो अस्पताल भागी, बस ये देखने के लिए कि मॉनिटर पर उसकी आखिरी धड़कन चल रही है। डैन बेबस है और यकीन नहीं कर पा रहा कि वो अपने पिता की तरह बन गया, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी नफरत की। फिर वो जल्द ही मिलिट्री बेस पहुंचते हैं, जहां मू डैन को अपनी लैब में ले जाती है, जहां वो एक विष का संश्लेषण करने की कोशिश कर रही है। हजारों संयोजनों का परीक्षण करें ताकि एक ऐसा विष ढूंढ सकें जो मादा माई को जल्दी मार सके। उसे उम्मीद है कि वह ये जल्द से जल्द कर लेगी, क्योंकि डैन के अपने समय में वापस भेजे जाने में सिर्फ 21 घंटे बचे हैं। अगले सुबह डैन लैब में वापस आता है और पूछता है कि वो विष को कैसे इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। वो आखिरकार बताती है कि 2051 में सेना के पास संसाधनों की कमी हो रही है। इसी वजह से उसे डैन की जरूरत है कि वो उस विष को अपने समय में ले जाए और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करे। पहले तो युद्ध रोक दो। जबकि दोनों इस बातचीत में हैं, कंप्यूटर उन्हें बताता है कि मौजूदा टेस्ट 100% बान है, मतलब उन्होंने जहरीला पदार्थ ढूंढ लिया है। अफसोस कि कैद की गई महिला व्हाइट स्पाइक अचानक जाग जाती है और जोर से चिल्लाती है। पूरी बेस में व्हाइट स्पाइक आ जाती है और डैन और मैरी बंदूकें उठाकर हेलीकॉप्टर पैड की ओर भागते हैं। जल्द ही उन्हें कई मॉन्स्टर्स ने घेर लिया और उन्हें अपने रास्ते से बाहर निकलने के लिए गोली चलानी पड़ती है। डैन उन्हें मानसिक नियंत्रण करने की कोशिश करता है। उसने अपनी हथेलियों से कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। उसी समय एक ऑटोमेटेड आवाज उनके पास आई, जो सुविधा के स्पीकर से बोली कि टाइम जंपर्स को वापस भेजे जाने में 3 मिनट बाकी है। चिंतित म्यूरी ने जहर से भरा शीशा नीचे रखा, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, एक सफेद स्पाइक सामने आ गया। जैसे ही वो हमला करने वाला था, फर्श उनके वजन से टूट गया। सफेद स्पाइक और म्यूरी दोनों किनारे की ओर खिसकने लगे। एक डेस्परेट डैन ने अपनी बेटी के पीछे कूदने की कोशिश की, लेकिन वो जंप करते हुए अचानक वो 2022 में वापस आ जाता है। उसके हाथ में जहर की बोतल मजबूती से है। थोड़ी देर बाद वो लेफ्टिनेंट हार्ट को बताता है कि उन्हें जहर को बड़े पैमाने पर बनाना होगा और इसे समय में वापस भेजना होगा। लेकिन वो उसे बताती है कि टाइम पोर्टल दूसरी तरफ से नष्ट हो गया है और अब कोई भविष्य में नहीं जा सकता। अब उसके पास और कुछ नहीं बचा। डैन घर जाता है और तुरंत अपनी छोटी बेटी को गले लगाता है। उस रात वो एमी को समझाता है कि उसने भविष्य में एमआरआई से मुलाकात की थी और उन्होंने कुछ बनाया, एक जहरीला पदार्थ। वो जहर बनाने में बहुत अच्छी है। यार, ये तो पागलपन है। वो उसे ये भी बताता है कि किसी को नहीं पता था कि सफेद कांटे कहां से आए।
क्योंकि ये अचानक 2048 में प्रकट हुए, जब उसकी पत्नी ये सुझाव देती है कि वो जीव शायद कई साल पहले स्पेस से आए थे। तो डैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर दृश्य अचानक एक बार में बदल जाता है, जहां डैन डोरियन से बात कर रहा है। दोनों भविष्य की घटनाओं पर चर्चा करते हैं और इस पर सहमत होते हैं कि उन्हें युद्ध को कभी होने से रोकने का कोई हल निकालना है। डोरियन के गले में जो सफेद स्पाइक का पंजा है, वो चार्ली के पास ले जाते हैं। चार्ली, जो पर्यावरण विज्ञान का एक्सपर्ट है, पंजे का विश्लेषण करता है और देखता है कि इसमें चीन का ज्वालामुखी राख लगी हुई है। ये उन्हें चौंका देता है, क्योंकि सफेद स्पाइक पहले उत्तरी रूस में दिखाई दिए थे, चीन में नहीं। इसके बाद ये तीनों डैन की जीव विज्ञान की क्लासरूम में पहुंचते हैं, जहां वे मार्टिन से पूछते हैं कि रूस का एक जीव कैसे चीन की राख अपने पंजों में ले सकता है। मार्टिन, जो ज्वालामुखियों का दीवाना है, समझाता है कि राख का होना जरूरी है। चांगबाई पर्वत का विस्फोट 1000 साल पहले हुआ था, जो उत्तरी चीन में था और इतना बड़ा था कि उसकी राख आज भी उत्तरी रूस के बर्फ के अंदर गहराई में मौजूद है। ये सुनकर समूह को समझ में आता है कि सफेद स्पाइक्स एक सहस्राब्दी पहले आए थे और बर्फ में गहराई में जमी हुए हैं। एक सिमुलेशन के जरिए वे जल्दी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि रूस के बर्फ के तख्त 2048 तक पिघल जाएंगे, ठीक उसी साल जब सफेद स्पाइक्स हमला करेंगे। अपनी खोज के बाद वे अमेरिका के वायुसेना से पूछते हैं। रूस में एक गुप्त मिशन के लिए फंडिंग की कोशिश की जाती है, लेकिन सरकार इस आइडिया को ठुकरा देती है, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते पहले से ही बहुत खराब है। अमेरिका और उस बेवकूफ एलियन के रिश्ते का क्या? तो डैन अपने पिता जेम्स के पास जाता है, जिनके पास अनरजिस्टर्ड एयरप्लेन की एक कलेक्शन है, ताकि वो उन्हें रूस ले जा सके। जेम्स तुरंत सहमत हो जाता है और लेफ्टिनेंट हार्ट कुछ नए बनाए गए टॉक्सिन्स के साथ शामिल हो जाता है। कई घंटों बाद वे उत्तरी रूस में ग्लेशियर साइंसेज अकादमी पहुंचते हैं और तुरंत काम शुरू कर देते हैं। इधर उधर देखते हुए टीम जल्दी ही एक ऐसे जगह पर पहुंचती है जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां एक अजीब मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत सारे विस्फोटकों का इस्तेमाल करके वे जमीन में एक छेद खोदते हैं, जो एक प्राचीन गुफा का एंट्रेंस लगता है। टीम सावधानी से अंदर जाती है और एक जमी हुई एलियन स्पेसशिप पाती है। मैंने इसे पहले देखा है, स्टार लॉर्ड कहता है। फिर वे एक चेनसो से बर्फ को काटते हैं और जहाज के अंदर चले जाते हैं। चार्ली और जेम्स बाहर रह जाते हैं, ताकि अगर कुछ अजीब हो तो वो तैयार रहें। किसी समय बाद ग्रुप कॉकपिट में पहुंचता है और समझता है कि ये एक क्रैश साइट है। पता चलता है कि एलियंस का कभी भी पृथ्वी को अपने गंतव्य के रूप में आने का इरादा नहीं था। वे एक और कमरे में जाते हैं और असली सफेद स्पाइक्स को एक सीरीज के बायोपॉड्स के अंदर पाते हैं, जिससे उन्हें एहसास होता है कि ये तो कार्गो है। ये प्राणी किसी एलियन रेस द्वारा अन्य ग्रहों पर कॉलोनाइज करने के लिए बायोइंजीनियर्ड किए गए थे। फिर भी टीम जल्दी से पॉड्स में टॉक्सिन इंजेक्ट करना शुरू कर देती है और सफेद स्पाइक्स को दर्द में तड़पते हुए देखती है, जिससे उनकी इलाज की पुष्टि होती है। असल में ये काम करता है, लेकिन उनकी चीखें उन एलियंस को भी जगा देती हैं, जो अभी तक इंजेक्ट नहीं हुए हैं, जिससे वे अपने पॉड्स तोड़कर टीम पर हमला कर देते हैं। टीम जितना हो सके उन पर गोली चलाती है, लेकिन उनमें से कुछ भागने में सफल हो जाते हैं। इस नाजुक पल में डोरियन कहता है कि उनके पास पूरा जहाज उड़ाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। उन्होंने ये काम क्यों नहीं पहले किया? वो डैन को अपनी क्लॉ देता है और बम सक्रिय करने के लिए पीछे रहने का फैसला करता है, जब तक सब बाहर नहीं निकल जाते। दुर्भाग्यवश टीम को जहाज से बाहर निकलते समय हमले का सामना करना पड़ता है और सिर्फ डैन, चार्ली और जेम्स ही भागने में सफल होते हैं। बम सक्रिय होने से पहले जहाज के अंदर हर जीव मर चुका है, सिवाय एक बड़े लाल पेट वाले जीव के। डैन समझता है कि ये मादा है, जो एक समस्या है, क्योंकि कोई बीमार इंसान इसके साथ प्रजनन करेगा। इसलिए वे इसे पकड़ने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। डैन एक स्नोमैन बनाता है और उसे जैकेट पहनाकर ऐसा दिखाता है जैसे वो इंसान है। क्वींस व्हाइट स्पाइक जल्दी ही इस जाल में फंस जाती है और नीचे उतरती है। पास में डैन और जेम्स अपने स्नाइपर राइफल्स के साथ सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। रानी की जमीन पर हमला करने के लिए वो लोग फायरिंग करने लगते हैं और तब तक शूट करते रहते हैं जब तक कि उसे खाई के किनारे से गिरा नहीं देते। लेकिन दुर्भाग्यवश वो डरावना जानवर लौट आता है
और ऐसे हमला करता है कि पिता और बेटे को अलग होना पड़ता है। वो दूर से डैन पर एक नुकीला हमला करता है और उस पर झपटता है, लेकिन हमारा हीरो उसी नुकीले को रानी के मुंह में घुसा देता है, जबकि जेम्स उसकी आंखों में कुल्हाड़ी मारता है। रानी अब अंधी हो जाती है और बेताबी में इधर उधर हिलने लगती है। डैन इस मौके का फायदा उठाकर एक इंजेक्शन लगाता है। जहर उसके पैर में चला गया, लेकिन उसकी पूरी हैरानी के लिए क्वींस व्हाइट स्पाइक इतनी समझदार है कि वो अपने पैर को काट देती है इससे पहले कि जहर फैल सके। इस अहम पल में जेम्स अपनी जख्मी हाथ को उठाता है ताकि एलियन उसकी खून की गंध ले सके और उसके पीछे आए, लेकिन डैन अपने पिता को मरने नहीं देता और क्वींस पर कूद पड़ता है। वो डोरियन की पंजे से उसकी गर्दन काटता है और उसके मुंह में टॉपिंग की आखिरी बोतल डाल देता है, फिर उसे फिर से क्लिफ से धक्का दे देता है। इससे क्वींस एक बड़े पत्थर पर टकराती है और आखिरकार मर जाती है। अगले दिन समाचार सभी जगह फैल जाते हैं। दुनिया भर से एक रिपोर्ट आई है कि रूस में एक धमाका हुआ जिसमें कई एलियंस मारे गए। सरकार इस पूरे ऑपरेशन का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। इसी बीच डैन अपने घर लौटता है और अपने परिवार से मिलता है। वो सारे गिले शिकवे भूलकर अपने पिता को गले लगाता है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी मसाला स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।